today we are going to solve the mystery of optical isomers. एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो मेनी टाइम्स जो दिखता है वो एक्चुअली में होता नहीं है और जो असल में होता है वो दिखता नहीं है. ऐसा ही कुछ होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स. दो जुड़वा भाई जो दिखते तो बिल्कुल सेम टू सेम है बट एक्चुअली में सेम नहीं होते. दे आर डिफरेंट, राइट? जैसे आप ही इमेजिन कर लो, सपोज आपका कोई जुड़वा भाई या जुड़वा बहन है जो देखने में तो बिल्कुल आपके जैसा है, सेम टू सेम, ट्रू कॉपी. बट अज्यूम करो कि जहां आपके हाथ है वहां उसके पैर है और जहां आपके पैर है वहां उसके हाथ है. तो क्या आप दोनों सेम हो? नॉट, ऑब्वियसली नॉट, राइट? तो जो काम आप कर सकते हैं क्या वो कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता. और जो काम वो कर सकता है वो तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते. देखो कितनों ने तो इमेजिन करना भी शुरू कर दिया. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कुछ ऐसी चीज है कि जो दिखते देखने में तो बिल्कुल सेम है. एज फॉर एग्जाम्पल लुक एट दीज टू कंपाउंड्स. दे लुक एग्जैक्टली सेम टू सेम, राइट? सेम कार्बन आटम है विथ ऑल द 4 ग्रुप्स अटैच्ड, all the 4 groups similar attached here, but ये दोनों same compound नहीं है. These two are different. So today we are going to solve the mystery of these two compounds, how they are going to be different, right? ये दोनों compounds बिल्कुल same है, molecular formula same है, bonding arrangement same है, but इसका orientation, spatial orientation of atoms are different. देखिए यहाँ red balls are pointed towards the right side, here red balls are pointed towards the left side. Here blue balls are pointed towards left and blue balls are pointed here towards the right side. So today we are going to learn how these are optical isomers and how do we identify that what are our optical isomers. So optical isomers means we have to talk about something related to light. तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, जैसे अभी हमने इन दो कंपाउंड्स की बात की, तो ये दोनों लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. इनकी फंक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है टुवर्ड्स लाइट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन ऑफ लाइट? लाइट को रोटेट करने का क्या मतलब है? तो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन बेसिक थिंग्स अबाउट लाइट. ओके, तो लाइट जैसे साउंड वेव है वैसे लाइट भी एक वेव है, हमें पता है. साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. व्हाट डू यू मीन बाय दिस लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव? जैसे साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हेन आई एम स्पीकिंग व्हाट इज हैपनिंग? साउंड एनर्जी इज गोइंग टू हिट द पार्टिकल. साउंड को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम चाहिए, राइट? मीडियम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको वाइब्रेट करके साउंड वेव प्रोपागेट होता है. और लाइट वेव को प्रोपागेट करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, राइट? लाइट हैज गॉट इट्स ओन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स और उसके अपने पार्टिकल्स होते हैं जिनको कहते हैं फोटॉन्स. क्लियर? तो इसीलिए लाइट वेव को ट्रैवल करने के लिए नो मीडियम इज रिक्वायर्ड. दैट इज हाउ कितने दूर स्टार्स, आफ्टर द स्टार्स एंड विच आर एट द सेवरल ईयर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे जो स्टार्स है, दे ट्रैवल द होल स्पेस and they reach us, right? We are able to see those lights because light does not need a medium to propagate. Clear? Light के अपने particles होते हैं जिसको कहते हैं photons. तो जब sound wave propagate होता है, suppose this is the direction of propagation of the sound wave, तो इसके जो particles होते हैं ये vibrate करते हैं in the same direction of propagation, right? When I'm speaking, the sound wave, what is it doing? यहाँ medium में जो particle है उसको वो vibrate कर रहा है. This particle is hitting the next, then this particle is hitting the next, and that's how the propagation of sound waves takes place. But when light is propagating, the particles of the light wave propagate in a direction which is perpendicular to the direction of propagation of light wave. Clear? अगर ये है direction of propagation of light wave, तो इसके particles किस direction में propagate करेंगे? Perpendicular to this direction. Now can you tell me how many directions are there which is perpendicular to this direction of propagation? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये there will be infinite number of directions which is perpendicular to this direction of propagation of light wave. I hope it is clear. तो light के जो wave particles होते हैं वो हर उस possible perpendicular direction में vibrate करते हैं जो perpendicular हो to the direction of propagation of light wave. Is it clear? तो अभी क्या होता है, हमें we have light wave. Suppose assume करो, we have to understand polarimeter experiment to understand this rotation of light. ये rotation of light होता क्या है? Optical isomers इसको कैसे, light waves को कैसे rotate करते हैं? तो let us understand कि this is the direction of propagation of light wave passing through the plane. तो particles इसके कैसे vibrate करेंगे? इस direction में vibrate कर सकते हैं, इस direction में vibrate कर सकते हैं, इस direction में vibrate कर सकते हैं, isn't it? So the particles will be vibrating in all the possible directions which is perpendicular to the direction of propagation of light wave. अब इस particular light को, ये normal light है, ठीक है? normal light जो हम देखते हैं, इस लाइट को अगर हमने एक डिवाइस से पास कराया, एक ऐसा डिवाइस जो इन पार्टिकल्स को एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज कर दे, इसको कहते हैं पोलराइजर. दिस इज कॉल्ड निकोल प्रिज्म. निकोल प्रिज्म बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का,
एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजर। क्लियर? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास सपोज बंडल ऑफ स्टिक्स है जो कि हाफ असार्डली किसी भी डायरेक्शन में अरेंज्ड है, कुछ इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में अरेंज्ड ही नहीं है, वो हाफ असार्डली रखा हुआ है। क्लियर? दोज बंडल ऑफ स्टिक्स इफ यू आर गोइंग टू पास थ्रू अ विंडो, एक ऐसे विंडो से पास कराओ जो बहुत ही पतला है, थिन विंडो से पास, थिन स्लिट से आप इसको पास कराएंगे तो क्या होगा? सिर्फ वही पार्टिकल्स निकल पाएंगे जो स्ट्रेट हो, और सभी के सभी बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, isn't it? So this is what is happening here. इस लाइट वेव एक्चुअली निकोल प्रिज्म में छोटे छोटे कट्स बने होते हैं, तो इसमें से जब पार्टिकल्स, ये लाइट वेव निकलता है व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू द निकोल प्रिज्म, उसके बाद क्या होता है? दिस गेट्स पोलराइज्ड, बाकी पार्टिकल्स कट जाएंगे एंड ओनली दोज पार्टिकल्स विल बी ट्रैवलिंग, दोज पार्टिकल्स विल इमर्ज आउट ऑफ इट व्हिच इज इन अ डायरेक्शन, व्हिच इज इन अ वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये निकोल प्रिज्म क्या करता है? उनको पोलराइज कर देता है, मींस अननेसेसरी पार्ट्स को इट रिमूव्स। जैसे अब सनलाइट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट हो तो व्हाट डू? यू वेयर द सनग्लास, राइट? व्हाट डज इट डू? सनग्लास क्या काम करता है? सनग्लास आपके आईज को कंफर्ट देता है। हाउ? इट एक्चुअली रिमूव्स मोस्ट ऑफ द सन रेज, और जो हार्मफुल रेडिएशंस या एक्स्ट्रा रेज है उनको वो आईज तक पहुंचने नहीं देता, isn't it? And we get the comfort for our eyes, isn't it? So here what happens? The same thing is happening. It is actually cutting out most of the light particles, most of the particles of light, और यहाँ से जो निकल के पास होकर के जो लाइट के पार्टिकल्स आ रहे हैं, that is actually arranged in one particular direction, और इसको हम कहते हैं plane polarized light. Clear? PPL. Now why do we need to have this plane polarized light? एक्चुअली अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को आप इसमें से पास कराएंगे, एक ऐसे सॉल्यूशन से पास कराएंगे जिसके पास कैपेसिटी है, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, या हम कह सकते हैं नॉट आइसोमर्स, वी कैन से इट इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्लियर? अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या करेगा? इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, ये इसको घुमा देगा बाय सर्टेन एंगल। आर यू गेटिंग इट? अब आप ये पूछोगे कि तो क्या नॉर्मल लाइट को पास कराएंगे तो ये रोटेट नहीं करेगा? Why do we need to have plane polarized light? Of course करेगा। आप अगर नॉर्मल लाइट को भी पास कराएंगे इस सोल्यूशन से, उसे भी ये रोटेट करेगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट वेदर रोटेशन हैज हैपेंड और नॉट, क्योंकि लाइट पार्टिकल्स तो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, राइट? हर डायरेक्शन जो कि परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव, उसमें वो वाइब्रेट कर रहा है। तो इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि इसने रोटेट किया है या नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। So for analyzing that, for finding out whether rotation has happened or not, we need this plane polarized light. Is it clear? So this plane polarized light, अब इसको हम पास कराते हैं through a polarimeter tube. Clear? इस polarimeter tube में क्या है? Optically active substance है। Now this optically active substance, if this light wave is passing through it, then we need an analyzer. Of course, अब इसमें से जो लाइट निकल रहा है डायरेक्टली देख करके तो हम बता नहीं सकते, we need an analyzer, a device which is called analyzer. उस एनालाइजर से देखने पे हमें पता चलेगा कि whether the light has been rotated or not. अगर रोटेट हुआ है तो किस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है और कितने एंगल से रोटेट हुआ है, that thing will be told by this analyzer. ठीक है? It can be detected by with the help of this. तो यहाँ लाइट ओरिजिनली was in the vertical direction, और अभी हम देख रहे हैं कि it is rotated by, let's say, by an angle theta in the clockwise direction. तो अगर ये लाइट वेव्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर पा रहा है तो वी विल कॉल दिस सब्सटेंस एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्लियर? और अगर ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस वाज द ओरिजिनल वर्टिकल लाइन, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट, और इसको अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय थीटा एंगल रोटेट कर रहा है तो वी कैन कॉल दिस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, वी कैन नेम इट एज लीवोरोटेटरी। इज इट क्लियर? डेक्स्ट्रोरोटेटरी को स्मॉल डी या प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं एंड लीवोरोटेटरी को स्मॉल एल या माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। सपोज कि यहाँ से लाइट आपने पास कराया और कोई रोटेशन ही नहीं हुआ, इट इज एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस वन। ठीक है? ये प्लेन पोलराइज लाइट अभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, तब क्या होगा? What does it mean? It means this is having optically inactive substance. Is it clear? अगर उसने कोई रोटेशन हमें ऑब्जर्व नहीं होता है आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पोलैरिमीटर ट्यूब, तो क्या कहेंगे हम? Then we will call this substance as optically inactive substance. I hope it is clear. अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है? ये होता है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है ये एक ऐसा कंपाउंड है कि लाइट जब भी उस कंपाउंड से टकराता है तो वो लाइट को रोटेट कर देगा, जितनी बार टकराएगा उतनी बार रोटेट। सपोज कि एक कंपाउंड से लाइट ने स्ट्राइक किया तो वन कंपाउंड,
इट रोटेटेड बाय सर्टेन एंगल, लेट्स से 1 डिग्री 2 डिग्री व्हाटएवर। नेक्स्ट कंपाउंड से उसने स्ट्राइक किया लाइट ने, नेक्स्ट कंपाउंड फिर से उसको रोटेट कर देगा बाय द सेम एंगल। सो व्हाटएवर हाउ मेनी कंपाउंड्स इट इज एनकाउंटरिंग, उतने कंपाउंड वो लाइट को रोटेट करता चला जाएगा। क्लियर? तो ये जो ये रोटेशन है, इट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। ये रोटेशन कैसा है, दो सब्सटेंस को हमें कंपेयर करना है, कौन कितना रोटेट कर सकता है, किस एंगल से और किस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, इसके लिए वी नीड टू हैव सर्टेन स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यूज। क्लियर? और उस केस में जो रोटेशन होता है, जैसे इसका लेंथ किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्यूब, right? It depends upon the concentration of the solution present inside. It depends upon the temperature. If of course it depends upon the nature of the light, कौन से लाइट कितने वेवलेंथ का ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर हमने फिक्स कर दिया, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि दो डिफरेंट सब्सटेंस, दोनों का रोटेशन कितना है। क्लियर? तो दोनों अगर सेम डिग्री से ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। दो सब्सटेंस अगर लाइट को रोटेट कर रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन बाय सेम एंगल, तो देन दीज टू विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर? तो वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट आर दीज ऑप्टिकल आइसोमर्स, कंपाउंड्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। बट उसके पहले हम ये एंगल ऑफ रोटेशन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वी विल जस्ट डिस्कस कि ये एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए वी हैव अ टर्म कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। वी हैव टू फिक्स सर्टेन स्टैंडर्ड वैल्यूज, जैसे हमने लेंथ फिक्स कर दिया, हमने अगर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दिया, right? So we are going to fix these things and then we can compare two compounds in which what is the angle of rotation. For that we have a term called specific rotation. So first of all let us see what are the factors on which this angle of rotation depends. तो देखिए कौन कौन से factors हैं जिन पे angle of rotation of plane polarized light depend करता है। It depends upon nature of the substance. It depends upon nature of the solvent. Of course polarimeter में जो भी substance है, जो आपने ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लिया है और उसका जो सॉल्वेंट है उस पर भी डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solution in terms of gram per ml. This is important. The concentration should always be measured in terms of gram per ml. Clear? Wavelength of the light used. अगर आपने रेड लाइट यूज किया उसका एंगल ऑफ रोटेशन अलग होगा, अगर येलो लाइट यूज किया उसका एंगल ऑफ रोटेशन अलग होगा। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, देन लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासेस। क्लियर? दैट इज लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के सोल्यूशन को हमने रखा है। राइट? सो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन, उस पर्टिकुलर पोलैरिमीटर का लेंथ कितना है। राइट? अगर लेंथ ज्यादा है तो द लाइट इज गोइंग टू एनकाउंटर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ज्यादा देर के लिए ट्रैवल कर रहा है उसमें तो ज्यादा पार्टिकल्स को एनकाउंटर करेगा। अगर ज्यादा पार्टिकल्स से वो टकरा रहा है तो इट इज गोइंग टू बी रोटेटेड मोर। क्लियर? सो इट विल डिपेंड अपॉन length of the polarimeter tube, then temperature at which measurements are made. Temperature पे भी डिपेंड करता है। So अगर इसमें इन चीजों को हमने कांस्टेंट कर दिया, सेम कर दिया, then only we will be able to compare the optical activity of two substances, isn't it? And we can compare कि कोई one dextro है तो दूसरा levo है या नहीं, या whether these two are optical isomers or not, or if how much they are rotating, they are able to rotate the plane polarized light. For that we have the term called specific rotation. Specific rotation. So the measurements of optical activity is done in terms of specific rotation. What is it? Specific rotation is the rotation produced by a solution of length 1 decimeter. 1 decimeter का मतलब कितना होता है? 10 centimeter. Right? I hope all of you are aware of it. So it is the rotation produced by a solution of length 1 decimeter and concentration 1 gram per ml for the given wavelength of light at the given temperature. Clear? So it is specific rotation is alpha. It is denoted as alpha at a given wavelength lambda at a given temperature T degree Celsius. Clear? यहाँ this is equals to, suppose कि आपने length उसका रख दिया L, आपने length 1 decimeter नहीं लिया है, length of the apparatus given to you is something different. Concentration आपने 1 gram per ml अगर नहीं लिया है, concentration is C, let's say. So in that case length is L, concentration, length of the polarimeter tube is L, concentration of the solution is C, then theta is the angle observed. तो उसका specific rotation हम कैसे निकाल सकते हैं? Specific rotation is theta observed upon L into C. That means theta observed per unit length per decimeter and per unit concentration, that is per 1 gram per ml, per gram per ml. Is it clear? So that is the definition of specific rotation. Length को हमेशा decimeter में measure करना है, concentration को gram per ml में measure करना है।
इज इट क्लियर? तो नाउ लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स और सीखते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है. सो आफ्टर डूइंग एवरी कॉन्सेप्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to solve the questions, especially for those who are preparing for their competitive examinations. It's very important. So let us solve this question. The specific rotation of dextrorotatory D form of 2-bromo-octane is minus 36 degree. What is the percentage composition of each D and L forms in a mixture of optical isomers of 2-bromo-octane where the rotation is plus 18 degree? I can understand कि बहुतों को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया. तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अगर आपने पोलारिमीटर ट्यूब में सपोज यू हैव केप्ट ओनली द डी फॉर्म, आपने सिर्फ डी फॉर्म लिया है, तो क्या होगा? इट विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर? अगर इसमें आपने सिर्फ एल फॉर्म लिया है, अगर आपने इस पोलारिमीटर ट्यूब में जो सोल्यूशन लिया है दैट इज ओनली लीवो रोटेटरी, देन इट इज गोइंग टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इजंट इट? अब मान लो कि एक ऐसा पोलारिमीटर ट्यूब है जिसमें आपने थोड़ा सा डी, अगर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल बोथ ले लिया, डी एंड एल फॉर्म, यू हैव टेकन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, क्या इसमें से लाइट का कोई भी रोटेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा. The light will not be rotated क्योंकि 50% of the molecules will be rotating it in clockwise direction और उसी का LIVO form आपने उसमें लिया है equimolar, तो next 50% will be rotating the same light in the anti-clockwise direction, so overall rotation is going to be zero. Such kind of solution is called racemic mixture. Racemic mixture, so overall rotation in the racemic mixture is going to be zero. Is it clear? क्यों zero? क्योंकि racemic mixture is equimolar mixture of dextro form and LIVO form. अब इसी रेसिमिक मिक्सचर में हो सकता है कि डेक्स्ट्रो का कुछ कॉम्पोजिशन ज्यादा है, लीवो का थोड़ा कम है, तो लाइट में कुछ तो रोटेशन ऑब्जर्व होगा. एग्जैक्टली सिर्फ फुल डेक्स्ट्रो की तरह नहीं होगा, फुल लीवो की तरह नहीं होगा, बट सम पार्ट विल बी neutralize, some part here dextro will rotate the plane polarized light in one direction, levo will rotate in the other direction, लेकिन अगर दोनों equimolar नहीं है तो overall rotation will be observed. So this question says that the specific rotation of dextro 2-bromo-octane is minus 36 degree. Clear? So what is the percentage composition of each dextro and levo forms in a mixture, एक ऐसा solution of optical isomers of that 2-bromo-octane जिसमें overall rotation is observed as 18 degree plus 18 degree. तो अगर इसमें डेक्स्ट्रो का स्पेसिफिक रोटेशन माइनस 36 है तो लीवो का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होना चाहिए? प्लस 36. Isn't it? डेक्स्ट्रो का स्पेसिफिक रोटेशन माइनस 36 है, लीवो का प्लस 36 होना चाहिए. लेट अस अज्यूम, लेट अस सॉल्व दिस. किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? अब कितनी क्वांटिटी डेक्स्ट्रो फॉर्म की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, राइट? उस पर डिपेंड करेगा. लीवो फॉर्म की कितनी क्वांटिटी या कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा. So the overall rotation depends upon that nature of the substance and mole fraction of the substance. Clear? So यहाँ हम लिख सकते हैं solution, let the mole fraction of D form is X, then mole fraction of L form will be what? Mole fraction of L form कितना होना चाहिए? 1 minus X. इसमें कोई डाउट नहीं है. मोल फ्रैक्शन ऑफ डेक्स्ट्रो फॉर्म हमने x मान लिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लीवो फॉर्म कितना होना चाहिए? 1 माइनस एक्स. फ्रैक्शन है तो दोनों का सम तो 1 ही होगा, तो दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स. नाउ लेट अस टेक दिस. डेक्स्ट्रो कितना रोटेट कर रहा है? माइनस 36. सो माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाई एक्स. क्यों? क्योंकि ये एक्स वाला जो है वो कितने डिग्री से रोटेट कर रहा है? इट इज रोटेटिंग बाय एन एंगल ऑफ, this x is rotating by an angle of minus 36 और ये 1 minus x is rotating by an angle of plus 36, isn't it? So this minus 36 multiplied by x plus 36 multiplied by 1 minus x should be equals to overall rotation, that is 18 degree. इसको solve कर लीजिए. Solve it for x. Minus 36x plus 36 minus 36x, this is equals to 18. So we are solving it for x. Minus 36 minus 36, that is minus 72x, should be equals to 18 minus 36. So let us solve it for x is minus 18 upon minus 72, that is going to be 1 by 4, isn't it? So x की वैल्यू हमें क्या आ गई? मोल फ्रैक्शन ऑफ डेक्स्ट्रो फॉर्म हमें आ गया, that is 1 by 4. 1 by 4 का मतलब हो गया 25%, राइट? तो मोल फ्रैक्शन 1 by x, डेक्स्ट्रो फॉर्म हमें आ गया, डेक्स्ट्रो डी फॉर्म कितना है? दैट इज 25%. तो L फॉर्म कितना है? 1 minus x. 1 minus x is 3 by 4, that is 75%, isn't it? L form we have got as 75%.
I hope it is clear. समझ में आ गया? So that's how you can solve the questions based upon specific rotation. And then we can talk about the optical isomers. ये optically active substance जो होते हैं, ये होते क्या हैं? What are the necessary criteria? The important criteria जो किसी भी compound को optically active बनाता है. तो पहले देखते हैं what are optical isomers. Optical isomers are the compounds having similar arrangement of atoms but differ only in their spatial orientation, right? Space में उनका orientation different है, so that their behavior differs towards the plane polarized light, PPL, जिसके बारे में already we have discussed, right? So उनका behavior change हो जाता है towards the plane polarized light, and these are called optical isomers. Obviously एक plane polarized light को clockwise में अगर rotate करता है तो दूसरा anti clockwise में rotate करता है. So these two, if they are rotating the plane polarized light in opposite direction by same angle, then they will be called as optical isomers. Clear? So as I have said that I am going to take care of all the students who are preparing for board as well as for the competitive exams. So I am giving all the definitions. Along with this, we will be solving the PYQs, the various previous year questions of the competitive exams, and also we are going to learn the important concepts, tricks, and extremely important concepts from competitive examination point of view as well. So what is dextrorotatory? पढ़ लिया हमने. That rotates the plane polarized light towards right. Right means towards clockwise direction. Levorotatory, जिसको indicate करते हैं with a small r or minus sign, it rotates the plane polarized light towards left. That is anti-clockwise direction. Then racemic mixture, an optically inactive solution. Remember, ये एक ऐसा solution है जिसमें optical isomers present हैं. Still, it is optically inactive. Is it clear? So the racemic mixture is an optically inactive solution containing equimolar mixture of D and L forms, so that the solution becomes optically inactive. Is it clear? So it can also be indicated as plus and minus both. This is the racemic mixture, and we can say the racemic mixture, it is optically inactive. It is optically inactive due to external compensation. Due to external compensation. What do you mean by external compensation? External compensation means दो अलग अलग different molecules light के rotation को compensate कर रहे हैं. अगर suppose एक ने light को 50% of the solution is rotating the light by 30 degree in clockwise direction, the rest 50% of the solution will be rotating the same PPL, plane polarized light, in anti-clockwise direction by 30 degrees, so that overall rotation becomes zero. This is called external compensation. The solution becomes optically inactive due to external compensation. Cause of optical activity क्या होना चाहिए? तो cause of optical activity के लिए पहले हम समझते हैं कि plane of symmetry क्या होता है. Plane of symmetry is just an imaginary plane which divides a molecule into two symmetrical halves such that one half of the molecule is mirror image of the other. क्लियर? ये एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जो किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल हाफ में, एग्जैक्टली इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, जिससे वन हाफ बिकम्स द मिरर इमेज ऑफ द अदर. एज फॉर एग्जांपल दिस डस्टर, दिस इरेजर, दिस हैज गॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री. इसको अगर एग्जैक्टली आप टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे तो वन हाफ बिकम्स द मिरर इमेज ऑफ द अदर. आइदर यू कैन डिवाइड इन दिस फॉर्म और यू कैन डिवाइड इन दिस फॉर्म. Right? So this one half will be mirror image of the other. Is it clear? So this is called plane of symmetry. Now for a compound to be chiral or dissymmetric, an object having no plane of symmetry and is non-superimposable on its mirror image. For any compound, what are chiral compounds? Basically chiral का मतलब होता है handedness. Clear? So these are two hands. तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है. अगर आपने बीच में मिरर लगाया तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस हैंड, राइट? लेकिन आप एक हैंड को उठाकर दूसरे पे अगर रखेंगे तो इट इज नॉट सुपर इम्पोजिंग ईच अदर, इजंट इट? इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे को कवर नहीं करते. या लेट अस से आई हैव गॉट अ पेयर ऑफ ग्लव्स. अब राइट हैंड का ग्लव्स आई कांट वेयर इट इन द लेफ्ट हैंड. क्लियर? दैट मीन्स दीज टू आर नॉट सेम. Getting it? Why these two are not same? Because there is no plane of symmetry. अगर plane of symmetry होता इसके जैसा तो फिर एक हाफ दूसरे का मिरर इमेज होता और आप इस एक हाफ को उठाकर दूसरे पे रखेंगे तो वो इजीली सुपर इम्पोज हो जाएगा. सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे को कवर करेंगे. क्लियर? तो सिमिलरली वी कैन से अगर इसका कोई मिरर इमेज है, इसका कोई मिरर इमेज है, उसे उठाकर अगर इस पे रखेंगे तो इट विल बी सुपर इम्पोजिंग, इजंट इट?
So that is so this hands, this is called a chiral, the substance or the object or the molecule which does not have a plane of symmetry is called chiral compound. Clear? Is called chiral object. तो chiral और dissymmetric क्या होता है? An object having no plane of symmetry and is non superimposable on its mirror image, as for example hand. एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं देर आर सर्टन कायरल अल्फाबेट्स. कायरल अल्फाबेट्स का मतलब क्या हो गया कि द अल्फाबेट्स which does not have a plane of symmetry, isn't it? You can't divide it. There is no plane which can divide this into exactly two equal halves. These are the elements F, J, K, L, right? And achiral objects are the objects which possess a plane of symmetry. जिसके बीच में plane of symmetry होता है, something like this or a ball, उसको आप two equal halves में exactly divide कर सकते हैं. एंड वन हाफ विल बी मिरर इमेज ऑफ द अदर. और या फिर उस ऑब्जेक्ट का अगर आपने मिरर इमेज लिया तो वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल होगा. अगर एक को उठाकर दूसरे के ऊपर आप रखेंगे तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करेंगे. Isn't it? So those kinds of objects are called achiral objects. तो achiral alphabets as for example देखिए A, इसको exactly आप two equal half में divide कर सकते हैं. There is an imaginary plane जो इसको two equal half में divide कर सकता है. So these are achiral alphabets. तो कोई भी compound, any molecule, if it does not have a plane of symmetry, तो वो क्या होना चाहिए? वो chiral होना चाहिए. और chirality या dissymmetry is the necessary and it is the sufficient criteria for a compound to be optically active. Getting it? कोई भी compound optically active कब होता है? ये this is actually observed that a compound is optically active. वो plane polarized light को rotate कर पाता है कब? When it is chiral. Is it clear? Means when it does not have a plane of symmetry. So dissymmetry or chirality of a compound is the necessary condition or the sufficient condition for a compound to be optically active. Now what are enantiomers? कोई भी दो optically active compound, optically active stereoisomers which are mirror images of each other are called enantiomers. Is it clear? So enantiomers are two optically, means dextroform and levoform of a particular compound are called as enantiomers. Since now we have understood, we have learnt about the chiral compounds, right? Or chiral objects. कोई भी वैसा object जिसमें कोई plane of symmetry ना हो. So now let us understand कि किसी भी compound में या किसी भी molecule में what do you mean by a chiral center? Chiral center का मतलब क्या होता है? So we have asymmetric carbon or a chiral carbon center. It is sp3 hybridized. sp3 hybridized means उसके 4 valencies होने चाहिए, isn't it? There is no pi bond. So sp3 hybridized carbon or a tetrahedral carbon having all the 4 groups different attached to it. तो tetrahedral carbon आप visualize कर सकते हैं कि since you are sitting in a square or a cube room, cube shape room में अगर आप बैठे हो तो at the center you keep the carbon atom. Let us take this and with the help of this we will understand. At the center of the room you keep this carbon atom. The black ball is the carbon atom, and at the two diagonally opposite corners you can keep the two bonds. The two atoms are kept, the two CH bonds या two atoms are kept at the two diagonally opposite corners of your ceiling. और जो नीचे के दो other two diagonally opposite corners हैं, उन पे आप क्या रखेंगे? The next two bonds. Is it clear? So that's how this is the structure of tetrahedral carbon, and you know that tetrahedral carbon में angle कितनी होती है? All the angles are 109.5 degree, isn't it? All the angles are 109.5 degree. So this is the arrangement of the molecule. अब आप देखेंगे कि इसमें अगर कोई भी कार्बन टेट्राहेड्रल है और उसके चारों एटम्स दूसरे ग्रुप्स, चारों ग्रुप्स दूसरे लगे हुए हैं, different groups attached to it, then there is no plane which can divide this molecule into two equal halves, isn't it? तो ये molecule क्या है? Optically active. ये और इसका जो mirror image होगा that will be optically active, isn't it? This compound and the mirror image of this compound you can just visualize, क्योंकि हमें stereoisomerism में बहुत ज़्यादा visualize करने की ज़रूरत है, isn't it? We have to think about the molecule three-dimensionally. Then only we will be able to understand. So let us understand this. ये एक tetrahedral carbon है जिसमें चारों groups अलग-अलग लगे हुए हैं. अगर ऐसा कोई compound है तो there is no plane जो कि इसको two equal half में divide कर सकता है. So this will be optically active. Plane polarized light कभी भी अगर इससे encounter होगा तो it will be rotated in any particular direction. अब इस compound का एक mirror image होगा, right? This is the mirror image of this compound. इसमें क्या है? See, the green balls are oriented towards the right side, green balls are oriented towards the left side. So these two are different compounds, right? अगर ये same होता तो एक compound को उठाकर अगर हमने दूसरे पे रखा तो ये एक दूसरे को superimpose कर रहा होता, but it is not superimposing, right? Here green is overlapping with
blue, and in this side again green is overlapping with blue. So these two compounds are not superimposable. इसको same compound बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We have to exchange the bonds. We have to break the bond and change the position and rejoin it, isn't it? तब जा करके ये same compound होगा. So now these two are optical isomers. These two are mirror images. तो इन्हें हम क्या कहेंगे? Enantiomers. अगर ये light को clockwise rotation में, clockwise direction में, if this is going to rotate by an angle theta, this is going to rotate in anti-clockwise direction by the same angle theta. So these two will be what? These two are enantiomers. I hope it is clear. तो एक tetrahedral carbon जिसमें चारों groups अलग अलग लगे हुए हो, that will be considered as optically active. Is it clear? That will be optically active. Now let us join two groups same. अब इसमें हमने ये दो group similar कर दिया. Now let us find out कि इसमें कोई plane of symmetry है या नहीं. अब आप इसको इस प्लेन के थ्रू कट कर सकते हैं exactly into two equal halves, so that it will, this plane will divide the molecule into two equal halves. तो अगर कोई भी दो ग्रुप आपने सेम कर दिया तो it will possess a plane of symmetry and the molecule is not going to be optically active. molecule कैसा हो जाएगा? optically inactive. तो क्या कंडीशन होना चाहिए कायरल सेंटर का? कि कायरल कार्बन दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या टेट्राहेड्रल कार्बन जिसमें चारों ग्रुप्स अलग अलग लगे हुए हो. All the four groups attached to the carbon should be different. We have A, B, C, D. All the four groups should be different, isn't it? We have CH3, H, OH, C2H5. तो ये कैसा हो जाएगा? This will be an optically active compound. If you are taking the mirror image of this compound, इसका अगर आप mirror image बनाएंगे तो again you have CH3, H, OH, C2H5. अगर ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा? लीवो फॉर्म. अब ये कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा लीवो है, ये कभी भी हम बता नहीं सकते. कैसे बता सकते हैं? वी हैव टू टेक द कंपाउंड, पुट इट इन द पोलैरिमीटर. पोलैरिमीटर में हमें एनालाइजर से चेक करना पड़ेगा whether it is rotating the PPL into clockwise direction or anti-clockwise direction. Is it clear? तो ये कभी भी हम बता ही नहीं सकते देख करके theoretically कि whether this is dextro and levo. But yes, of course, we can tell the nomenclature कि अगर इसमें से एक R कॉन्फ़िगरेशन होगा तो दूसरा S कॉन्फ़िगरेशन होगा. तो नोमेनक्लेचर हम बाद में सीखेंगे. We will be learning in the next video lecture. Let us first in this video just we will understand कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है, क्या कंडीशन है, कैसे आप ढूंढोगे, how will you find out which of the following compounds are optically active. Clear? तो what is the necessary criteria? कि एक ऑप्टिकली एक्टिव, एक कायरल सेंटर, एक एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर होना चाहिए. नॉट ओनली कार्बन सेंटर, देयर वी कैन हैव टेट्राहेड्रल नाइट्रोजन एज वेल. Isn't it? एक टेट्राहेड्रल नाइट्रोजन जिसमें चारों ग्रुप्स अलग अलग लगे हुए हो वो भी कायरल हो सकता है. राइट? लेट अस से R1, R2, R3 हाइड्रोजन विद अ प्लस चार्ज. दिस इज अगेन अ टेट्राहेड्रल नाइट्रोजन. तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका भी मिरर इमेज होगा. राइट? वी कैन हैव अ कंपाउंड nitrogen, so 1 2 3, let us say CH3 hydrogen with a plus charge. This will also be optically active. This nitrogen is having all the four groups different attached, right? आप इधर से आएंगे तो there is a methyl group, इधर से आएंगे तो this is the alkyl group, then one CH3, one hydrogen, so this will again be optically active. So when, if you have to find out which of the following compounds are optically active, what are the essential criteria? Now can you tell me, will it be optically active? अभी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप, दीज टू अल्काइल ग्रुप्स आर गोइंग टू बी सेम. लेकिन अगर हमने यहाँ कोई मिथाइल लगा दिया या कोई भी डिफरेंट ग्रुप लगा दिया, देन ऑल द फोर ग्रुप्स अटैच्ड टू दिस नाइट्रोजन विल बी different, isn't it? So this compound will not have a plane of symmetry and it will be optically active. I hope it is clear. समझ में आ रहा है? So a compound which consists of at least one asymmetric carbon is capable of showing optical isomerism. At least one asymmetric carbon या asymmetric nitrogen या asymmetric sulfur तो भी ये optical activity show कर सकता है. Clear? The only criteria is there should not be any plane of symmetry. Clear? So let us see this compound. We have tartaric acid. Tartaric acid में देखिए कायरल सेंटर है. ये एक ऐसा कार्बन है. This is the carbon which is having all the four groups different attached to it. We have OH, we have COH, H और ये एक बड़ा ग्रुप, isn't it? तो ये क्या है? एक कायरल सेंटर है. सिमिलरली ये भी एक कायरल सेंटर है. क्लियर? तो these two are कायरल सेंटर. अभी यहाँ भी इस कंपाउंड में ये दोनों क्या है? These two are कायरल सेंटर. क्लियर? यहाँ इस कार्बन से भी लगे हुए चारों ग्रुप्स अलग है, इस कार्बन से भी लगे हुए चारों ग्रुप्स अलग है. तो ये दोनों कैसे कंपाउंड्स हैं? These are कायरल सेंटर, isn't it? अब इन दोनों के बीच में अगर आपने कोई मिरर रख दिया तो दिस कंपाउंड इज मिरर इमेज ऑफ दिस. तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है. कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा लीवो है, दैट इज बियॉन्ड आवर
लिमिटेशन हम नहीं बता सकते। कैसे बता सकते हैं? ओनली बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स, ओनली बाय कीपिंग इट इन द पोलारिमीटर ट्यूब। क्लियर? तो अभी हम क्या बता सकते हैं कि अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा मस्ट बी लीवो बिकॉज दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, isn't it? ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं एंड दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सो दे मस्ट बी enantiomers एंड एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो होना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस कंपाउंड। इसमें भी ये कायरल सेंटर है, दिस इज ऑल्सो वन कायरल सेंटर एंड दिस इज ऑल्सो वन कायरल सेंटर। ये दो कायरल सेंटर है, दोनों के अबाउट लगे हुए ग्रुप सेम है, COH COH H H OH OH, this whole group and this whole group, so all the groups attached are similar, isn't it? And यहाँ there is a plane of symmetry. This plane of symmetry means you can divide this molecule exactly into two equal half so that the upper half will be the mirror image of the lower half. Getting it? तो यहाँ क्या है? Plane of symmetry. अगर plane of symmetry है तो this compound will be optically inactive. Clear? This compound is optically inactive. तो वैसे कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर होते हुए भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड व्हाट? मीसो कंपाउंड्स. सो मीसो कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स having chiral centers but are still optically inactive due to presence of a plane of symmetry. Clear? So it is optically inactive due to internal compensation. Remember racemic mixture में हमने क्या कहा था? Racemic mixtures are optically inactive due to external compensation, isn't it? Though different molecules, dextro और levo मिल करके compound PPL को overall rotation of PPL is becoming zero. PPL के rotation को खत्म कर रहे हैं. But in this case, meso एक ही molecule upper half PPL plane polarized light को clockwise में rotate करेगा, तो lower half plane polarized light को anti clockwise में rotate करेगा. And that's how the overall rotation of PPL will become what? Zero. Is it clear? तो यहाँ हम लिख सकते हैं this compound can be written as, let us name it as first compound, this is second compound and this is third compound. So 1 and 2 can be called as enantiomers. Enantiomers. 1 and 3 and 2 and 3, these are diastereomers. These are diastereomeric pairs. Diastereomers क्या होते हैं? वैसे stereoisomers which are not mirror images of each other. Clear? Diastereomers. Diastereomers are stereoisomers which are not mirror images of each other. Stereoisomers which are not mirror images of each other. So this meso compound and D form are diastereomer, meso compound and L form who are diastereomers. Even cis and trans will also be diastereomers, है ना? Geometrical isomers जो हमने पहले पढ़ा है पिछले वीडियो लेक्चर में, तो cis and trans, E and Z, these all are what? These all are stereoisomers, लेकिन वो एक दूसरे के mirror image नहीं होते, so they will also be called as diastereomers. Clear? So this is an example of diastereomers. So in this video lecture we have learned how to identify an optically active substance, isn't it? An optically active compound. तो अभी optical activity की या optical isomerism की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई. We have lot of things now still we have to learn. अभी हमें सीखना है RS nomenclature, DL nomenclature in the various projection formulas, isn't it? And we have to learn the various elements of symmetry which I'll be teaching you in the next video lecture. So this is not just the end of the optical isomerism. We are just taking a pause. क्लियर? तो इस वीडियो लेक्चर में अभी के लिए इतना ही. यू प्लीज रिवाइज और कमेंट करके बताइए whether you are capable of understanding the concepts or not. Okay, so I'll be coming very soon with other concepts of other remaining concepts of optical isomerism. So all of you please keep watching. Thank you so much for being with me and take care. Bye bye and see you soon in the next video lecture.